इंस्टॉलमेंट में हो रहा है आज काम। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला देख लिया, बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड है तो उससे कम, और ट्रिपल है तो सबसे कम। उसी हिसाब से CO, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O। ट्रिपल बॉन्ड यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी। क्या होती है बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, यानी कि जब आप बॉन्ड का निर्माण कर रहे हो, जब बॉन्ड बन रहा है, एक नया मॉलिक्यूल बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, उस समय जो एनर्जी आपकी लगती है या रिलीज होती है, जो भी है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो ऊर्जा हमको चाहिए होती है बॉन्ड को तोड़ने में, डिसोसिएशन यानी कि तोड़ने में। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिलीज एनर्जी इज मोर डिफिकल्ट दैन द डिसोसिएशन एनर्जी। Therefore, dissociation energy of bond is calculated and is assumed as bond energy और bond formation energy, दोनों सेम हैं। जूम कर दो, देखो रिलीज एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सको ये बहुत टफ होता है, इसलिए जितना बॉन्ड बनाने में एनर्जी लगती है लगभग बॉन्ड तोड़ने में भी आपकी क्या उतनी ही एनर्जी लगती है। इन डायटोमिक मॉलिक्यूल देखो बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जब डायटोमिक है तब की बात हो रही है। अब किन चीज़ों पर आपका बॉन्ड एनर्जी निर्भर करता है? नंबर 1 है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड ऑर्डर, एटॉमिक साइज, बॉन्ड की पोलैरिटी पे, ठीक है, रेजोनेंस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे, इन सब चीज़ों पर आपकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, निर्भर करेगी। नंबर 1 है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज आपको देखने को मिलेगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड को तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड के। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किससे, बॉन्ड एनर्जी से। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना आपके, है ना, सिंगल बॉन्ड तोड़ दोगे, डबल बॉन्ड उससे ज़्यादा कठिन होगा और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में और ज़्यादा कठिन होगा। ठीक है, फिर है एटॉमिक साइज। साइज जितना छोटा रहेगा उतनी ही दिक्कत होगी बॉन्ड तोड़ने में, जितना बड़ा साइज उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। ये ना सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप समझ रहे हो, इसको याद करने की जरूरत है, इतने सारे पॉइंट्स हैं ना, यू डोंट हैव टू रिमेंबर और यू हैव टू मग इट, जस्ट कीप इन माइंड। थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो कि कोई चीज़ लंबी है, सिंगल है, उसको तोड़ सकते हो। 3 का गड्ढा बना दिया, बंडल बना दिया, उसको नहीं तोड़ पाओगे। कोई चीज़ बहुत छोटी है उसको तोड़ने में बहुत मुश्किल होगी, कोई चीज़ बहुत बड़ी उसको आसानी से तोड़ सकते हो। तो इन सब चीज़ों को जस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, जैसे यहाँ पर है हैलोजन ग्रुप में थोड़ा सा एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्या है, इन केस ऑफ हैलोजन ग्रुप ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज क्लोरीन, ज़्यादा एनर्जी लगता है क्लोरीन को तोड़ने में, देन ब्रोमीन को उससे कम, फ्लोरीन और आयोडीन को सबसे कम एनर्जी में आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द 2 फ्लोरीन एटम्स वीकन्स द बॉन्ड। पता है ना, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, रिपल्शन होता है, इसी कारण से आपको ये ऑर्डर देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल है देखो, फॉस्फोरस ज़्यादा एनर्जी लगेगी, नाइट्रोजन उससे कम, मतलब साइज नीचे क्या हो रहा है आपका, एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, है ना, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसलिए क्या होता है आपका, आसानी से आप उसको तोड़ सकते हो। कम टू द बॉन्ड पोलैरिटी, जितना ज़्यादा पोलर रहेगा, बात समझ रहे हो, मतलब जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव उतनी आसानी से टूट जाएगा। बात समझ में आ गई, है ना, मतलब कोवेलेंसी, अगर कोई बॉन्ड कोवेलेंट है उसको तोड़ने में टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। यहाँ हमने क्या पढ़ा, पोलैरिटी, यानी कि पोल्स बन रहे हैं, बहुत आसानी से आप तोड़ सकते हो, है ना। ठीक, नाउ कम टू द रेजोनेंस। रेजोनेंस के होने से बॉन्ड एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। अभी हम आपको बताएंगे कि रेजोनेंस होता क्या है। जब किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आप एक स्ट्रक्चर से नहीं दिखा सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स दिखाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है, और इन सब का कंबाइंड आपका क्या होता है, एक हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, वो आगे बताएंगे। ठीक है, इतना याद रखिए कि रेजोनेंस के इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो कोई चीज़ स्टेबल है तो उसको आप क्या करते हो, तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है,
नाउ कम टू द हाइब्रिडाइजेशन। जितना एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा आपको क्या है, बॉन्ड एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। इसको एक चीज़ से कैसे रिलेट कर सकते हो, sp का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, sp2 का मतलब डबल बॉन्ड, sp3 का मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड्स, है ना। ये सब चीज़ें भी फैक्टर्स है, वो सब क्या है आपके कोरिलेटेड है। नाउ कम टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आ जाओ। जितना ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका, उतनी आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, ठीक है। ये देखो, साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर स्मॉल सो देयर बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई। होना क्या चाहिए था, हाई। हमने भी पढ़ा ना कि साइज छोटा होगा तो क्या होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी हाई होनी चाहिए, लेकिन बट इट इज एक्चुअली लेस ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। याद रखिएगा, इट इज़ एन एक्सेप्शन। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस बहुत देखने को मिलते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो छोटा साइज होता है उसको आप नहीं तोड़ सकते हो, बट यहाँ पर लोन पेयर के कारण इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन होने लगता है, बॉन्ड्स के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा। बात समझ में आई? मतलब एक छोटी सी जगह है जिसमें केवल एक ही बच्चा बैठ सकता है, अगर मैं दूसरे बच्चे को बैठाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा जो बच्चा बैठा हुआ है या जो बैठने वाला है वो बैठ नहीं पाएगा वहाँ पर, उस बेंच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, वो टूट जाएगा, कोई ना कोई किसी न किसी को हटना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइज फैक्टर आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। आगे चलें, चलिए इंपॉर्टेंट नोट्स है कुछ चीज़ें। बॉन्ड स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग पे मैंने बताया था, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। जितने बड़े बड़े ऑर्बिटल्स होंगे ओवरलैपिंग क्या होगी, उतनी ज़्यादा नहीं अच्छे से होने वाली है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। इफ ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम शेल, अगर एक ही शेल के, देखो 2p 2s है ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्सियल और कोलैटरल। अगर एक्सियल है यानी कि वही मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, बात समझ रहे हो, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका आखिरी में, देखो कोलैटरल, यानी कि हेड ऑन नहीं हो रहा है, साइड वाइज हो रहा है, अच्छे से ओवरलैप नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान अच्छे से नहीं हो रहा है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी घटने लगेगी। फिर है पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ पे कैसे निर्भर करेगा, 2p पाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर मैंने बताया था हेड ऑन वाला। फिर आपका 2p पाई 3d पाई है ना, फिर 2p पाई 3p पाई, साइज भी चेंज हो रहा है, बात समझ रहे हो। साइज यहाँ पर जब आप ऐसे मूव कर रहे हो तो आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑर्बिटल्स के सेल के साथ क्या, सेल क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है, 2 से कहाँ चला गया, 3 में चला गया, और फिर p से क्या हो गया, d हो गया। बात समझ रहे हो। तो इस तरह के जब चेंजेस होते हैं तो ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा एफिशिएंट, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको क्या है, घटने को देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला है आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन सल्फर सल्फर एग्जिस्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बट फॉस्फोरस का ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। इसका रीज़न आप लोग मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास में कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। बहुत सिंपल सा रीज़न है, अभी जो बताया है ना उसी से कनेक्टेड है ये, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलो, थैंक यू।